फाइनली आज आपके सामने मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं। ये टॉपिक हमारा हिस्ट्री का मेजर पेपर के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्तों दिल थाम कर बैठिए और आज की क्लास में जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, यकीन मानिए मेरे लाडला, मेरे रसगुल्ले, मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा आपके एग्जाम में D2 आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए सर, आज का प्रश्न क्या है सर, हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। पूछा गया है सर कि तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय की प्राचीन शिक्षा प्रणाली में भूमिका की व्याख्या करें। क्या कर रहा है मेरे भाई कि तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय। मेरे दोस्तों आज जो हम लोग तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ेंगे, ये आज हमारा जैसे ही देश आजाद हुई, आजाद होने के बाद दोस्तों ये पूरी तरह से कहाँ चला गया है, पाकिस्तान पे। पर मेरे दोस्तों हमारा नालंदा विश्वविद्यालय ये हमारा भारत में है, बिहार में। मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, और मेरे भाई आप लोग इस स्टोरी को सुनिएगा प्लीज। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी मुंह का लिपसिंग जो है ना भाई, मैं लिपस्टिक नहीं लगाया हूं, ठीक है, मेरे मुंह पे ध्यान दीजिएगा। लिपस्टिक है भाई, लिपस्टिक नहीं भाई, लिपसिंग जो है मेरी स्टोरी पर गौर क्या कीजिएगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, इसके अलावा भी दोस्तों आपको बहुत कुछ लिखना है, वो मैं आपको स्टोरी बेस बता रहा हूं। इसे सुनते जाइएगा मेरे भाई, मजा आएगा आज की क्लास में। ओके चलिए सर, मेरे भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय की प्राचीन शिक्षा प्रणाली में भूमिका की व्याख्या करें। यानी दोस्तों आपको तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षा प्रणाली के बारे में दोस्तों प्राचीन काल में कैसे दोस्तों याद रखिएगा शिक्षा प्रणाली होती थी, इसके बारे में दोस्तों पहले बात करना। मैं आपको नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा हिस्ट्री बताने वाला हूं भाई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा हमारे तक्षशिला विश्वविद्यालय के। आइए सर दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि सर मुझे ग्रेजुएशन में अच्छी तरह से सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों आप लोगों को प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होंगे, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, आपने कोई भी ऑनर्स पेपर लेकर रखा है, हमारे एप्लीकेशन पे सारे कोर्सेस अवेलेबल है। फटाफट जाएं, ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह दोपहर शाम जुड़ करके ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और हाँ, क्लास को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे आप लोग हमें कॉल करेंगे। कोई भी दिक्कत होगी इसी नंबर के माध्यम से आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो लेट ना करें, अभी ऑफर चल रही है, फटाफट जाएं। सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 2 का, किसी भी सेमेस्टर में रिलेटेड है, फटाफट जाकर के हमारे साथ जुड़ जाएं। हम लोग सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय। मेरे दोस्तों आप लोग स्टोरी बार बार कह रहा हूं, प्लीज आज स्टोरी सुनेगा। मेरे दोस्त दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी एक समय था कि हमारे एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कहलाता था मेरे भाई, क्या, नालंदा विश्वविद्यालय। और आज हमारे दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है मेरे दोस्तों हमारा नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना मेरे भाई कुमार गुप्त ने करवाया था। किसने करवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने करवाया था, जहां पे 10,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी स्टडी करते थे और 1600 यानी लगभग 1500-1600 से ज्यादा दोस्तों टीचर्स वहां पे पढ़ाया करते थे। ये नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों हमारा एक ऐसी विश्वविद्यालय थे जिस विश्वविद्यालय में दोस्तों साइंस से लेकर इतिहास से लेकर राजनीतिक, दार्शनिक, आर्थिक, सामाजिक सारे चीजों के बारे में यहाँ पे रीड किया जाता था, स्टडी कराए जाते थे। और यही नालंदा विश्वविद्यालय है मेरे दोस्तों, जिस विश्वविद्यालय के माध्यम से बहुत सारे विद्वान स्टडी करके आज दोस्तों इतिहासकार बन चुके हैं, राजनीतिक शास्त्र बन चुके हैं, खगोल शास्त्र बन चुके हैं। और मेरे दोस्तों हमारा जो नालंदा विश्वविद्यालय है, यह विश्वविद्यालय पूरी तरह से मेरे भाई आपको बताना चाहूंगा, इस नालंदा विश्वविद्यालय में अलग अलग देशों से हमारे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे, क्योंकि दोस्तों ये एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कहलाता था। और एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होने के नाते यहाँ पे अलग अलग देशों से अलग अलग विद्यार्थी आकर के स्टडी करते थे। ऐसा माना जाता है मेरे दोस्तों कि यहाँ पे 100 से भी ज्यादा रूम होती थी भाई। कितना? 100 से भी ज्यादा दोस्तों हमारे कक्षाएं चलती थी।
साथ ही साथ स्टूडेंट्स को रहने के लिए एक अलग सा कमरा बनाया गया था, जहां पे दोस्तों स्टूडेंट्स आसानी से रह सकते थे। और मेरे दोस्तों इस नालंदा विश्वविद्यालय की लंबाई की अगर हम बात करें तो लगभग मेरे भाई ये 10 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ था। लंबाई की अगर हम बात करें तो 10 किलोमीटर और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 5 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ था। और यही नालंदा विश्वविद्यालय है मेरे दोस्तों, जिस विश्वविद्यालय में हमारा आंगन हुआ करता था, जिस आंगन में दोस्तों हमारा स्टूडेंट्स को प्राइवेट यानी जिसे हम लोग बोलते हैं भाई ट्यूशन दिया करते थे हमारे शिक्षकों ने। अब मेरे दोस्तों इस नालंदा विश्वविद्यालय पर किसी दुश्मनों का नजर लगता है मेरे भाई, जिसका नाम था हमारा बख्तियार काकी खिलजी, जो दोस्तों खिलजी वंश के शासक थे बख्तियार काकी। एक दिन दोस्तों बख्तियार काकी को हो जाता है मेरे भाई बीमार। बख्तियार काकी जैसे ही दोस्तों बीमार पड़ते हैं, बख्तियार काकी बीमार पड़ने के बाद बख्तियार काकी के जितने सारे सैनिक थे भाई, बख्तियार काकी के जितने सारे हमारा चिकित्सक थे, सारे चिकित्सक ने बख्तियार काकी को दोस्तों इलाज करवाया। और इलाज करने के बाद भी बख्तियार काकी पूरी तरह से सही नहीं हो पाए। इसी दौरान हमारा बख्तियार काकी का नजर दोस्तों हमारा बख्तियार काकी को किसी और ने इंफॉर्मेशन देते हैं और बताते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक हमारा गुरु है, एक हमारा पंडित है जिसका नाम है राहुल। वो राहुल जो मेरे दोस्तों हमारा बीमारी आपके बीमारी को दूर कर सकते हैं। मेरे दोस्तों हमारा राहुल का नाम सुनते ही बख्तियार काकी खिलजी मेरे दोस्तों वो कहते हैं मुझे मरना पसंद है, पर हम याद रखेगा हम गैरों से, गैर का मतलब दोस्तों बख्तियार काकी मुस्लिम धर्म के मानने वाले थे, याद रखेगा। और हमारा जो राहुल थे वो हिंदू धर्म के थे, पंडित थे। तो कहा मुझे गैर मुसलमानों से दवा लेना पसंद नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों बख्तियार काकी कहते हैं ना भाई कि सबको मेरे दोस्तों जिंदगी से प्यार है। ये अलग बात है कि हम लोग मुंह से बोल देते हैं कि मुझे मरना पसंद है। ठीक इसी तरह से बख्तियार काकी कहते हैं ठीक है एक दिन राहुल को बुलाया जाए। जब राहुल को बुलाते हैं मेरे दोस्तों तो राहुल उनका इलाज करते हैं तो दवा देते हैं। तो दवा देने के दौरान बख्तियार काकी को पता चलता है ये पंडित है, ये हिंदू है। और दोस्तों जैसे ही पता चलता है हमारा बख्तियार काकी कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए इनकी दवा। तब राहुल ने पूछा कि आखिर ऐसा ये क्यों कह रहा है, तो उनको बताया उनके सेनापति ने कि आप हिंदू है और बख्तियार काकी मुस्लिम है, जिस कारण से आपका दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे। फिर हमारा राहुल दोस्तों बहुत समझदार पंडित थे, उन्होंने कहा ठीक है मतलब हमारा बख्तियार काकी कुरान को मानने वाले हैं और हम लोग गीता को मानने वाले हैं, यही तो फर्क है। हमारा उनके सेनापति ने कहा बिल्कुल हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तब कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बख्तियार काकी कुरान पढ़ने जानते हैं, कुरान पढ़ने आता है बख्तियार काकी को? तो उनके सेनापति ने कहा बिल्कुल हाँ वो पढ़ लेंगे। कहा ठीक है उनको कुरान पढ़ने के लिए कहिएगा और उनका जो है तबीयत जो है जो खराब है वो सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा जो बख्तियार काकी खिलजी था ना वो दोस्तों याद रखेगा मूर्ति पूजा का विरोधी थे। याद रखिए क्या थे भाई? मूर्ति पूजा का विरोधी थे। यानी दोस्तों जहां पे मूर्ति पूजा होती थी ना उस जगह को दोस्तों क्या करते थे भाई? तोड़ दिया करते थे। कौन? बख्तियार काकी। अब दोस्तों जैसे ही हमारा राहुल पंडित ने कहा कि उनसे कुरान पढ़ने के लिए कहेंगे और पेज को जब पलटेंगे ना तो इस तरह से थूक लगा के, जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई जब हमारा पेज नहीं पलटते हमारा जिम में चाट के दोस्तों पेज को पलटते हैं, देखिए ना भाई, तो उस तरह से उनको करने के लिए कहा गया। अब जैसे जैसे दोस्तों उनको सिफा मतलब जैसे जैसे वो कुरान को पढ़ते गए, पढ़ने के बाद दोस्तों उनका तबीयत थोड़ा थोड़ा ठीक होता चला गया। अब इसी दौरान हमारा बख्तियार काकी को एक अजीब सा माहौल फैल गई मेरे दोस्तों अपने पास। एक अजीब सा दोस्तों बात पैदा हुई उनके पास। अरे भाई हमारा रक्षक करने वाला इतने सारे सेनापति और इतने सारे चिकित्सक सब कोई मिलकर हमारे तबीयत को ठीक नहीं कर पाए, आखिर वो राहुल कौन था जिसने हमारे बॉडी को ठीक कर दिया? आखिर राहुल कहाँ का था? तो हमारा बख्तियार काकी को पता चलता है मेरे दोस्तों ये नालंदा विश्वविद्यालय का कोई एक शिक्षक है।
ठीक है, जैसे पता चलता है तो नालंदा विश्वविद्यालय किधर है ये पता लगाते हैं बख्तियार काकी, और बख्तियार काकी पता लगाने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों वह सैनिकों के साथ अपने प्रशासनों के साथ जाते हैं बख्तियार खिलजी, और दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त नष्ट कर देते हैं पूरी तरह से। दोस्तों बख्तियार काकी मेरे दोस्तों पूरी तरह से नालंदा विश्वविद्यालय का मेरे भाई क्या कर देते हैं, हमारा वार कर देते हैं, और नालंदा विश्वविद्यालय को मेरे दोस्तों मिट्टी में मिला देते हैं। आप जो इतना खूबसूरत नालंदा विश्वविद्यालय देख रहे हैं, ये नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में कुल मिला के मेरे दोस्तों बड़ा बड़ा हमारा 3 पुस्तकालय थे, 3 लाइब्रेरी थी, तीनों लाइब्रेरी के पुस्तकों को दोस्तों जला दिया गया, और कहा जाता है ऐसा कि 6 महीना तक जलता रहा हमारा नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकालय, लेकिन किसी का भी नजर नहीं पड़ा, और इस तरह से दोस्तों हमारा नालंदा विश्वविद्यालय की पूरी तरह से अंत हो जाती है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में दोस्तों और भी बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग फिलहाल इतना याद रखिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन में आगे बताता हूं। भाई बताएं मेरे दोस्तों, मैं आपको जो 5 मिनट का ओवरव्यू दिया हूं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, क्या आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा? तो जल्दी से कमेंट में बताएं। आइए सर, अब प्यारा सा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम लोग देखते हैं। भाई कितना सुंदर विश्वविद्यालय का मतलब यूनिवर्सिटी होती है भाई, जहाँ पे अलग अलग देशों से, राज्य नहीं अलग अलग देशों से दोस्तों आकर के यहाँ पे स्टडी क्या करते थे। ठीक है, जैसे आप लोग कोई एसकेएमयू से है, कोई दोस्तों बीबीएम के यूनिवर्सिटी से है ना। आइए सर बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो दोस्तों हमारा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। सुनिएगा प्यारे तरीके से। प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली अत्यंत उन्नत। आज ना दोस्तों हमारा शिक्षा को आज हम लोग बोझ समझते हैं भाई, शिक्षा को हम लोग क्या समझते हैं भाई, हम लोग बोझ समझते हैं। कसम से कहता हूं प्राचीन भारत में प्राचीन काल में जितना शिक्षा का प्रसार हुआ है ना भाई, जितना शिक्षा का प्रचार हुए ना, आज वर्तमान समय में हम लोग नहीं कर पा रहे। क्यों पता है? क्योंकि दोस्तों उस समय कोई धार्मिक चीजें नहीं थी, और आज हम लोग हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में बढ़ चुके हैं, और नेता लोग हमें और आपको लड़ा रहे हैं, जिससे दोस्तों हमारी शिक्षा व्यवस्था मेरे दोस्तों नीचा रहे, ऊंचा नहीं रहे। क्योंकि आप शिक्षित हो जाएंगे तो सरकार से रोजगार मांगेंगे, आप शिक्षित हो जाएंगे तो रोजगार सरकार के सामने आप दोस्तों आप आवाज उठाएंगे। इस कारण से हमारे सरकार चाहती है कि ना बच्चा पढ़ेगा, ना आवाज उठाएगी, और ना नौकरी की मांग करेंगे। आइए, तो प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली अत्यंत उन्नत और वैश्विक स्तर की थी, जिसमें तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्राचीन भारत में दोस्तों 2 ही तो हमारा विश्वविद्यालय थी, एक नालंदा विश्वविद्यालय जिसके बारे में मैंने आप लोगों को डेफिनेशन दिया हूं, और एक हमारा दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, तो विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये दोनों केंद्र ना केवल ज्ञान के भंडार थे, कितना प्यारा सा बात कहा गया कि नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय सिर्फ ज्ञान का भंडार नहीं था। आज हम लोग कॉलेज जाते हैं तो क्या भाई, सिर्फ हम लोग पढ़ाई करते भाई, रट्टा रट्टा लगाते हैं, तोता की तरह क्या करते भाई, रट्टा लगा के हम लोग एग्जाम देते हैं। लेकिन दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय क्या विश्वविद्यालय थे मेरे भाई, जहां पे बताया जा रहा है कि सिर्फ ज्ञान का भंडार नहीं था, बल्कि विश्व के विभिन्न भागों से छात्रों को आकर्षित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्था थी। बल्कि दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसी विश्वविद्यालय थी जिस विश्वविद्यालय को मेरे दोस्तों हमारे अलग अलग देशों के स्टूडेंट्स को अट्रैक्टिव करती थी भाई, क्या आकर्षित करते थे। आगे कहता है कि इनकी शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य परंपरा, व्यवहारिक ज्ञान, बहुविषयी अध्याय और नैतिक विकास पर बल दिया जाता था। और बताया जाता है दोस्तों कि हमारे सिलेबस के साथ साथ नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में हमारे सिलेबस के साथ साथ हमें खगोल शास्त्र के बारे में, राजनीतिक शास्त्र के बारे में, रसायन शास्त्र के बारे में, भौतिक शास्त्र के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, समाज शास्त्र के बारे में, भूगोल शास्त्र के बारे में हमें ज्ञान देते थे, ताकि दोस्तों हम जैसे ही स्कूल से, हम कॉलेज से बाहर निकले, हम अपने आप को एक आत्मनिर्भर समझे, जिससे दोस्तों हम यूज करके हम 2 रुपया का इनकम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप किसी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले बच्चों से कहेंगे कि आपको ग्रेजुएशन करने के बाद कितना रुपया का रोजगार मिला, कहेंगे मैं बेरोजगार हूं। जबकि दोस्तों प्राचीन काल में ऐसा नहीं था भाई। प्राचीन काल में शिक्षा के साथ साथ यह भी सिखाया जाता था कि खुद को आत्मनिर्भर कैसे बनाना है, यानी कल दिन जाके कॉलेज से आप जब पास आउट हो जाएंगे तो कैसे 2 रुपया कमाएंगे, ये सिखाते थे दोस्तों। आइए सर अब बात करते हैं सर तक्षशिला विश्वविद्यालय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में। ठीक है, सुनिएगा, मजा आना दादा।
आशा करियो रे भाई हमर बहन कि तोहनी हमर बतवा बुझल पा रही। आशा कर रहे हो ना रे भाई, तोहनी हमर बतवा बुझल पा रही। तक्षशिला विश्वविद्यालय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तक्षशिला विश्व के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक विश्वविद्यालय था। तक्षशिला जो दोस्तों आज हमारा पाकिस्तान भाग में चला गया है भाई, पाकिस्तान के इलाके में चला गया। तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन विश्वविद्यालय के बात करें दोस्तों तो प्राचीन विश्वविद्यालय के अनुसार एक हमारा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था हमारा तक्षशिला। इसका उल्लेख महाभारत, रामायण, बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। याद रखिएगा, महाभारत, रामायण और बौद्ध ग्रंथ। जब आप बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय पुस्तक उठाएंगे या दोस्तों आप महाभारत को, बाइबिल को उठाएंगे या दोस्तों आप रामायण को उठाएंगे तो आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा, क्या मिलेंगे मेरे भाई? तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में आपको देखने को मिलेंगे। यह वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। याद रखिएगा, यह वर्तमान में, अगर प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो मेरे दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो बताएंगे सर रावलपिंडी जिले में स्थित है पाकिस्तान का तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला की स्थापना लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। इसे भारत का पहला विश्वविद्यालय कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि भारत का पहला विश्वविद्यालय मेरे दोस्तों क्या है? तो बताएंगे सर हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है दोस्तों, जिसकी स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दोस्तों हमारा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दोस्तों माना जाता है। जो सबसे पहला विश्वविद्यालय हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहां न केवल भारतवर्ष के विभिन्न भागों से बल्कि चीन, ग्रीस, मंगोलिया, वर्मा यानी म्यांमार, श्रीलंका, ईरान से भी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। अब तक्षशिला विश्वविद्यालय उस समय का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था। ये यहाँ पे सिर्फ भारत के लोग नहीं पढ़ते थे भाई, भारत के लड़के नहीं पढ़ते थे भाई, बल्कि दोस्तों अलग अलग देशों से, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, अलग अलग देशों से भी दोस्तों यहाँ पे शिक्षा हासिल करने के लिए हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय आते थे। जैसे दोस्तों चीन हो गया, ग्रीस हो गई, मंगोलिया हो गया, उसके बाद हमारा बर्मा जिसे आज हम लोग म्यांमार बोलते हैं, श्रीलंका, ईरान, इस सब विद्यार्थी दोस्तों यहाँ से आते थे। अब देखिए दोस्तों शैक्षणिक ढांचा की अगर हम बात करें तो यह एक औपचारिक इमारत रहित आवासीय विद्यालय था। क्या बोल रहा भाई? यह एक औपचारिक इमारत थी भाई। क्या था भाई? यह एक हमारा औपचारिक इमारत रहित आवासीय विश्वविद्यालय था। यानी सर इसका मतलब होता है यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही दोस्तों पिक्चर भी दिखाया, ध्यान से देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग में दोस्तों पिक्चर भी दिखाया कि यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट्स को रहने के लिए भी एक अलग से दोस्तों आवास बनाया गया था, जिसे हम और आप आज हॉस्टल के नाम से जानते हैं भाई। तो ये हॉस्टल की शुरुआत भी हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय के दौरान ही किया गया था। आप चीन से पढ़ने के लिए आ रहे हैं थोड़े ना भाई, आप 4 बजे तक पढ़ा, फिर वो ट्रेन में चढ़े, फिर चले गए आपका चीन। उस समय तो ट्रेन नहीं थी भाई, ठीक है। अब आगे देखिए मेरे दोस्तों, आगे देखिए, तो वही कह रहा है कि यह एक औपचारिक इमारत रहित आवासीय विद्यालय था, जहां शिक्षक यानी दोस्तों आचार्य और गुरु और विद्यार्थी शिष्य एक साथ निवास व अध्ययन करते थे। यानी दोस्तों हमारा सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक स्टडी किए हमारे टीचर्स और मेरे दोस्त स्टूडेंट्स एक साथ, पर जैसे ही 4 बजे छुट्टी हुआ इसके बाद वो आंगन में आ जाते थे भाई। यहाँ पे देखिएगा एक आंगन है, ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पे क्या है, एक हमारा आंगन है, इस आंगन में आ जाते थे और सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स आपस में पढ़ते थे, तो कभी खेलते थे तो कभी दोस्तों कुछ और क्रियाकलाप क्या करते थे। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा गया मेरे भाई कि संवाद का मतलब होता है मैसेज। संवाद व अनुभव आधारित शिक्षा इसके आत्मा थे और कोई औपचारिक डिग्री व्यवस्था नहीं थी। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान का जीवन उपयोगी विस्तार था। आज हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कितना मोहब्बत से बातें कहा गया। आज हम लोग दोस्तों, हम लोग आज कहीं भी जाकर स्टडी करते हैं, क्लास 12 के बाद एक हमें प्रमाण पत्र दिए जाते हैं कि आपका क्लास 12 कंप्लीट है। ग्रेजुएशन में अभी आप लोग है, आप लोग सेमेस्टर 4 के बाद आप लोग एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। इसका मतलब क्या है भाई कि आप ग्रेजुएशन पास आउट है। लेकिन दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय में पास आउट होने के बावजूद भी मेरे दोस्तों कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। क्यों पता है? क्योंकि वहां पे सर्टिफिकेट की पढ़ाई नहीं होती थी। जी हाँ, वहां पे मेरे भाई सर्टिफिकेट की पढ़ाई नहीं होती थी। तो सर क्या होता था वहां पे, कैसे आप अपने जीवन स्तर को बेहतर कर सकते हैं आने वाले दिन में,
इसके बारे में दोस्तों सिखाया जाता था। समझ रहे बात को? आने वाले दिन में आप अपने जीवन स्तर को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में हमारा नालंदा और मेरे दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय में सिखाया जाता था। यस या नो? ठीक है, आगे देखिए मेरे भाई, पाठ्यक्रम व विषय। मेरे दोस्तों अगर हम बात करें कि पढ़ाई किन किन विषय का होता था, पढ़ाई की अगर हम बात कर लेते हैं कि पढ़ाई किन किन विषय का होता था, तो पाठ्यक्रम व विषय, यहाँ वैद, वेदांग, कमेंट में बताइए जल्दी से कि वैद कितना है और वेदांग कितना है, जल्दी से कमेंट बताएंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे वैद, वेदांग, व्याकरण है ना, ग्रामर, आयुर्वेद, गणित, ज्योतिष यानी भविष्यवाणी, दर्शन शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, युद्ध कला, शिल्प संगीत, कृषि, चिकित्सा, शल्य चिकित्सक सहित पशुपालन कैसे करना है, मनोवैज्ञानिक यानी दोस्तों हमारा होम साइंस, तंत्र आदि 64 से अधिक विषयों पर शिक्षा मिलती थी। बताइए मेरे भाई, आज हम और आप 5 से 6 विषय के बारे में पढ़ते हैं तो खुद को समझते हैं कि हम बादशाह बन गए। क्या विश्वविद्यालय हुआ करता था हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, समझिए मेरे दोस्त, लगभग 64 विषयों का पढ़ाई होता था, लगभग 64 विषयों का पढ़ाई होता था, जिसमें दोस्तों आप विभिन्न प्रकार के विषय देख सकते हैं, व्याकरण, वैद, वेदांग, आयुर्वेद, गणित, ज्योतिष, दर्शन शास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र, युद्ध, शिल्प, संगीत, कृषि, चिकित्सा, पशुपालन, मनोवैज्ञानिक, इन सब विषयों के बारे में दोस्तों वहां पे हमारा स्टडी होता था। अभी जो मैंने बताया भाई, वैद जो होती है वो 4 होता है और वेदांक मेरे भाई 6 होती है भाई, ठीक है। प्रवेश व अध्ययन क्रम क्या था भाई, सुनिएगा। विद्यार्थी सामान्यतः प्राथमिक शिक्षा गुरुकुल या घर आश्रम में प्राप्त कर तक्षशिला आते थे। अब दोस्तों हमें एडमिशन लेना था, हमारा बात को सुनिएगा भाई, अब हमें दोस्तों एडमिशन लेना है तक्षशिला या नालंदा विश्वविद्यालय में, मुझे एडमिशन लेना है तो हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं मेरे भाई? तो सबसे पहले आपको मेरे दोस्तों घर में या आप किसी भी गुरुकुल में आपको पहले स्टडी करना होगा। जैसे हम और आप आज कहते हैं भाई कि घर के कोई भी बच्चे होते हैं, इसे दोस्तों 5 साल तक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाता है। इसके बाद दोस्तों इसे किसी भी सरकारी स्कूल में या कोई प्राइवेट स्कूल में या इंग्लिश मीडियम में हम लोग जा करके इसे भर्ती करते हैं। ठीक इसी तरह से दोस्तों ऐसे ही परंपरा बनी हुई थी हमारा प्राचीन काल में भी, जहाँ पे कहा गया कि हमारा जो प्राइमरी शिक्षा है वो दोस्तों आप अपने घर में शिक्षा हासिल कीजिए या किसी गुरुकुल में शिक्षा हासिल कीजिए। इसके बाद आप आइए नालंदा विश्वविद्यालय या तक्षशिला विश्वविद्यालय, वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगी, ठीक है। तो प्रवेश व अध्ययन क्रम की अगर हम बात करें तो विद्यार्थी सामान्यतः प्राथमिक शिक्षा गुरुकुल या घर आश्रम में प्राप्त कर तक्षशिला आते थे, ठीक है। प्रवेश के लिए कोई फॉर्म परीक्षा ना होकर योग्यता, प्रतिभा और पूर्व शिक्षा के आधार पर चयन होता था। और बताया जाता था दोस्तों कि आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, गौर से सुनेगा, नालंदा विश्वविद्यालय और मेरे दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए कोई भी आपका प्रमाण पत्र नहीं चाहिए मेरे भाई, बस आपका प्रतिभा, आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव के आधार पर चयन किया जाता था। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया का एक ऐसा विख्यात विश्वविद्यालय थे जहां पे बताया जाता था कि अगर 10 स्टूडेंट्स आते थे एडमिशन लेने के लिए तो 3 ही स्टूडेंट्स का एडमिशन होता था। 7 स्टूडेंट्स को दोस्तों यहां से छट दिया जाता था भाई, याद रखिए भाई, कितना स्टूडेंट्स को छटा दिया जाता भाई? 7 स्टूडेंट्स को दोस्तों यहां से छटना पड़ता था। यानी दोस्तों अगर 100 स्टूडेंट्स का दोस्तों अगर मान के चलिए 100 स्टूडेंट्स एडमिशन लेने के लिए आया है तो 30 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा, 70 स्टूडेंट्स जो है मेरे दोस्तों इसे लौटना पड़ेगा भाई, क्योंकि 30 का कैपेसिटी था। समझ रहे बात को? तो वही कह रहा है मेरे भाई, यहाँ पे गौर से सुनेगा। तो योग्यता, प्रतिभा और पूर्व शिक्षा के आधार पर चयन होता था, ऐसा था दोस्तों हमारा एडमिशन का प्रोसेस।
गुरु शिष्य परंपरा। अब दोस्तों यहाँ पे एडमिशन तो हो गई सर, पर गुरु और शिष्य आपस में कैसे रहते थे भाई? गुरु और जो हमारा शिष्य है भाई, है ना भाई, यानी हमारा टीचर्स और स्टूडेंट्स कैसे रहते थे दोस्तों, इसके बारे में आपसे क्या बताएगा, ध्यान से सुनेगा। आ गया दोस्तों कि सॉरी, गुरु शिष्य की अगर हम बात करें, शिक्षा शिष्यों को अपनी इच्छा और उनकी योग्यता के अनुसार चुनते थे। क्या बोल रहा भाई, सुनेगा। शिक्षक यानी टीचर्स, शिष्य मतलब हमारे स्टूडेंट्स, ठीक है। टीचर्स स्टूडेंट्स को अपनी इच्छा और उनकी योग्यता के अनुसार चुनते थे। वेतन भोगी शिक्षक नहीं थे भाई, यहाँ पे कोई वेतन भोगी शिक्षक नहीं थे भाई। आज टीचर्स को 1 महीना का पेमेंट रोक दे सरकार, अगला महीना से स्कूल जाना बंद कर देंगे वो। वाह रे मेरे विश्वविद्यालय थे भाई, नालंदा और तक्षशिला का, गजब का विश्वविद्यालय था मेरे लाडला। जहां पे टीचर्स को वेतन मिले या ना मिले, इससे कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई, बस वो चाहते थे कि हम सही तरीके से शिक्षा दे पाए, याद रखिएगा। तो कहता है गुरु शिष्य परंपरा, शिक्षक शिष्य को अपनी इच्छा और उनकी योग्यता के अनुसार चुनते थे। वेतन भोगी, याद रखिएगा, शिक्षक नहीं थे। छात्र अपने जीवन यापन का या अध्ययन के लिए शिक्षक की सेवा या सहायता करते थे। अब दोस्तों देखिए, स्टूडेंट्स क्या करते थे, टीचर्स को मेरे दोस्तों उसके पैसा देने के बदले में उनका सेवा करते थे, पैर दबाते थे, या दोस्तों उनके घर में कोई काम हुआ तो वो काम कर देते थे। कई प्रतियोगिक सेवाएं जैसे फ्री एजुकेशन भी थी, जिसमें दानदाता या राज निर्धन छात्रों के वित्तीय पोषण का प्रबंध करते थे। और दोस्तों अगर कोई गरीब स्टूडेंट्स होता था, है ना भाई, कोई गरीब स्टूडेंट्स अगर होते थे, तो गरीब स्टूडेंट्स के लिए भी दोस्तों यहाँ पे विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं किए गए थे। कहाँ पे, हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय में। अब आइए सर, हमारा छठा पॉइंट की अगर हम बात करें, देखते जाइए मेरे भाई। अभी जो बात कर रहा हूँ ये हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय है, फिर मेरे दोस्तों मैं आपको आऊंगा लेकर के नालंदा विश्वविद्यालय में, ठीक है। आइए सर बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में। शोध और व्यवहारिकता की अगर हम बात करें, उच्च विषय जैसे आयुर्वेद में वर्ष तक की गहन ट्रेनिंग, प्रायोगिक यानी दोस्तों हमारा प्रैक्टिकली प्रायोगिक कार्य और शोध की अनिवार्यता थी। यानी दोस्तों अगर कोई स्टूडेंट्स चाहते कि सर मुझे आयुर्वेद के क्षेत्र में हासिल करना है सफलता, या दोस्तों हमें आपका चिकित्सा के क्षेत्र में हासिल करना है, तो इसके लिए दोस्तों उनका प्रैक्टिकली किया जाता था भाई, प्रैक्टिकल। जैसे दोस्तों कोई मेढक लाया, मेढक के अंदर में कहाँ पे मेरे छोटी आंत है, कहाँ बड़ी आंत है, कहाँ पे दोस्तों हमारा लीवर है, मेढक को फाड़ के ब्लेड से उसका पोस्टमार्टम किया जाता था, ठीक है। आगे देखिए, डिग्री या उपाधि ना मिलने के बजाय शोध कार्य अथवा वास्तविक दक्षता परीक्षा में खरा उतरना आवश्यक था। प्रतिष्ठित विद्वान की अगर हम बात करें तो पन्नीय थे भाई। अगर प्रतिष्ठित विद्वान की अगर हम बात करें तो वो कौन था मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा बन्नीय थे, पन्नीय, ठीक है। व्याकरण चार्य थे, ये व्याकरण पढ़ाने वाला था। चाणक्य मेरे दोस्तों हमारा अर्थशास्त्र थे। बीजक दोस्तों हमारा कौन था भाई, बीजक थे। वैद्य पढ़ाने वाले चंद्रगुप्त थे। सुश्रित आदि महान विभूतियां तक्षशिला के विद्यार्थी थे भाई। ये जो देख रहे हैं ना भाई, ये भयंकर विद्यार्थी थे भाई। ऐसा विद्यार्थी बनकर निकलते थे कि कहीं भी दोस्तों जाते थे ना, तो लोग पूछते थे कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ की, याद रखेगा, आपने अपनी पढ़ाई कहाँ की। और आज अगर हम पूछते हैं कि आप कहाँ पढ़ाई किए हैं, तो बोलते फलाना जगह पे, कहते नहीं भाई मुझे इस जगह पे अपना बच्चा को नहीं पढ़ाना है भाई, बोलते हैं नहीं भाई, नहीं तो आपके जैसा बन जाएगा। सोचिए। 8 नंबर, विद्यार्थी की विविधता। यहाँ पर 10,000 से अधिक, मैंने आपको कहा ना भाई कि 10,000 से अधिक विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ाई करते थे, और 1600 से भी अधिक, यानी दोस्तों लगभग 1500-1600 से अधिक दोस्तों टीचर्स थे। तो 10,000 से अधिक यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स अध्ययन करते थे और रहते भी थे। और अफगानिस्तान, यूनान, सीरिया आदि विश्व के अन्य हिस्सों में भी शिष्य आते थे पढ़ने के लिए। दोस्तों अलग अलग देशों से मेरे दोस्तों यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे भाई। मुझे उम्मीद है मेरे रसगुल्ला कि आपको बड़ी प्यारा तरीके से ये समझ में आ गया होगा भाई। बताएं मेरे दोस्तों, अभी जो मैं आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में जो मैंने आप लोगों को बात करवाया, क्या मेरे दोस्तों आपको समझ में आया भाई? क्या मेरे भाई आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में मैं दोस्तों जो आप लोगों को डेफिनेशन दिया हूँ तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में, क्या मेरे भाई आपको पूरा परफेक्ट तरीके से समझ में आ गया भाई? अगर समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट में बताएंगे सर हम लोगों को तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में समझ में आ गया भाई। जल्दी से मेरे भाई आप लोग एक बार तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में दोस्तों अगर आप लोग समझ गए
तो जल्दी से बता दीजिए सर, तब हम लोग आगे बढ़ते भाई नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। ठीक है, किसके बारे में मेरे भाई? तो हम लोग आते हैं सर अब नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कौन क्वेश्चन घुसा दिया भाई? गुरुकुल परंपरा की विशेषता और वर्तमान में उसकी योग। बताइए मेरे भाई, समझ में आ गया? एक बार डन कीजिए कि सर अब हम लोग का नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी स्टडी कराया जाए। तो मेरे भाई आपको स्टार्टिंग में ही आपको नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा मेरे दोस्तों परिचय दिया हूँ, इंट्रोडक्शन दिया हूँ। ठीक है, चलिए अब आते हैं सर नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने गुप्त काल के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुमार गुप्त प्रथम के समय हुई थी। यह वर्तमान बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। नालंदा उस समय का सबसे बड़ा और सुव्यवस्थित विश्वविद्यालय था, जो लगभग 700 वर्षों तक यानी 1200 से लेकर 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक निरंतर ज्ञान का दीप जलाता रहा। अब दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को बताया नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में डेफिनेशन दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था 5वीं शताब्दी, और 700 साल तक ये विश्वविद्यालय दोस्तों शिक्षा का दीप जलाते रहे। और एक हमारा आया दोस्तों खुखानदार शासक बख्तियार खिलजी, और दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर देते भाई। ठीक है, संरचना और संगठन की अगर बात करें, नालंदा में 9 मंजिल के पुस्तकालय, विशाल मठ और विश्वविद्यालय परिसर थे। कई श्रेणियों के छात्रावास, पुस्तकालय, बाग बगीचे और महान आचार्य के अध्ययन कक्ष भी थे। मैं अभी आपको बताया दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय में 100 से भी ज्यादा, याद रखिएगा 100 से भी ज्यादा हमारा क्या था तो कमरा थे। ये सिर्फ हमारा कक्षाएं चलती थी जहाँ पे दोस्तों अलग अलग विषयों का पढ़ाई होता था। इसके अलावा हमारा नालंदा विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स को और टीचर्स को रहने का एक अलग सा प्रबंध थे मेरे भाई, अलग सा हमारा कक्ष हुआ करते थे जहाँ पे स्टूडेंट्स अपना सेल्फ स्टडी किया करते थे। शैक्षणिक पद्धति की अगर हम बात करें, केंद्र में मौलिक शिक्षा शास्त्र व पाठ्य व्याख्यान थे। यहाँ बौद्ध दर्शन के अतिरिक्त वेदांत तर्कशास्त्र, चिकित्सा, खगोल, गणित, योग आदि विधि विषय पढ़ाए जाते थे। शिक्षण में मौलिकता, संवाद, तर्कशीलता व विदेश से रहित बहस प्रमुख थे। मतलब मेरे दोस्तों यहाँ पे कहा गया कि नालंदा विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग में कौन कौन सा हमारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। जैसे मैंने अभी आप लोग स्टार्टिंग में बताया कि हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय में 64 प्रकार के विषय पढ़ाए जाते थे। एक दो नहीं भाई, 64 प्रकार के हमारा पढ़ाया जाता था विषय। इसी तरह से नालंदा विश्वविद्यालय में मेरे भाई हमारा गणित हो, चिकित्सा हो, तर्कशास्त्र हो, रसायन शास्त्र हो, भौतिक शास्त्र हो या बौद्ध ग्रंथ के बारे में दोस्तों यहाँ पे खास तौर पर पढ़ाया जाता था। अगर मेरे दोस्तों अगर आपको नालंदा विश्वविद्यालय में अगर आपको एडमिशन लेना था तो आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, आइए सर बात करते हैं। प्रवेश प्रणाली की अगर हम बात करें, प्रवेश कठिन प्रतियोगिक मौखिक परीक्षा के बाद ही संभव था, जिसमें बौद्धिक क्षमता, तर्क शक्ति और गहन अध्ययन की परीक्षा ली जाती थी। जैसे दोस्तों आज आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे आप में से जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने से पहले आप लोगों ने दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे, है ना। आज हमारा मेरे दोस्तों भारत में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को बनाए रखा है मेरे भाई जहां पे ये बताया जा रहा है भाई, याद रखेगा, जहां पे दोस्तों ये बताया जा रहा है कि कोई भी एग्जाम देने से पहले मेरे दोस्तों कोई भी क्लास में एडमिशन लेने से पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम में बैठना होगा। जैसे दोस्तों बीएड वालों का, अगर कोई बीएड करना चाहते हैं सरकारी तरफ से तो बीएड करने से पहले मेरे दोस्तों आपको क्या करना होगा भाई, एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। और एंट्रेंस एग्जाम दोस्तों कड़ी मेहनत होती है। एंट्रेंस एग्जाम में अगर हम फेल हो गए तो मेरे भाई हमारा 1 साल बर्बाद हो जाएगी। ऐसा ही व्यवस्था बना हुआ था कहाँ पे, हमारा नालंदा विश्वविद्यालय में दोस्तों, जहां पे बताया जा रहा था कि अगर 10 स्टूडेंट्स एडमिशन लेने के लिए आते थे, 10 स्टूडेंट्स एडमिशन लेने के लिए आते थे तो 3 ही स्टूडेंट्स का एडमिशन होता था और 7 स्टूडेंट्स को दोस्तों यहाँ पे रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया जाता था, उनका एडमिशन नहीं होगा।
तो प्रवेश प्रणाली की अगर हम बात करें, प्रवेश कठिन प्रतियोगी मौखिक परीक्षा के बाद भी संभव था, जिसमें बौद्धिक क्षमता, तर्क शक्ति, और तर्क शक्ति का मतलब होता है दोस्तों रीजनिंग, है ना। तर्क शक्ति का मतलब होता है माइंड का क्वेश्चन, ठीक है। जैसे दोस्तों मैं अगर मैं आपको बताऊंगा माइंड का क्वेश्चन क्या है भाई, अगर मैं आपसे कहूंगा कि अगर बताइए मेरे भाई, अगर 8 का संबंध अगर हमारा 65 से है, ठीक है, 8 का संबंध अगर 65 से है, तो मेरे दोस्तों 11 का संबंध किससे होगा। तो ये है सर आपका तर्क शक्ति का प्रश्न, समझे मेरे बात को। ये है मेरे भाई आपका क्या, तर्क शक्ति का प्रश्न। तो आप कहेंगे सर अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे भाई, यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि आखिर यहाँ पे 8 से 65 कैसे बना। तो एक स्टूडेंट्स कहेंगे बहुत ही आसान है सर, 8 का स्क्वायर, जिनका माइंड फास्ट काम करती है ना भाई, वो तुरंत आंसर बता देंगे। देखिए 8 का स्क्वायर 64 हो गया सर, अब प्लस 1 कर दिया तो हमारा 65 आ गया। यानी 11 का स्क्वायर हमारा 121, अब प्लस 1 करेंगे तो हमारा 122 हो गया। तो सर इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 122। इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, तर्क शास्त्र, समझ गए। चलिए मेरे भाई, इसे हम लोग बोलते हैं मेरे भाई क्या, तर्क शास्त्र बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि तर्क शास्त्र के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे हमारा एडमिशन होती थी, ठीक है। चलिए, जिनका माइंड, बस कुल मिला के इतना याद रखेगा, जिनका माइंड फास्ट हुआ करता था उन्हीं का एडमिशन होता था। जो मिडिल स्टूडेंट्स होते थे या दोस्तों जो लो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते थे, इनका एडमिशन नहीं होता था, ठीक है। चलिए सर आए बात करते सर, छात्र व शिक्षक। यहाँ 10,000 छात्र, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, यहाँ पे लगभग दोस्तों 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे। कितना भाई, जहाँ पे 10,000 स्टूडेंट्स के साथ 1500 टीचर्स हुआ करते थे भाई इसे पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो 10,000 छात्र व 1500 शिक्षक एक साथ निवास करते थे। शिक्षक अत्यंत प्रतिष्ठित होते थे। ये कोई आज के टीचर्स की तरह नहीं है भाई कि एक क्वेश्चन पूछेंगे ना उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा भाई आज के टीचर्स का। लेकिन उस जमाने में कोई भी शिक्षक होते थे वो इतने प्रभावशाली और इतने दोस्तों एक्सपीरियंस वाला होते थे, इतना अनुभव वाला होते थे कि कोई भी क्वेश्चन अगर टीचर्स पूछते थे ना, वो आसानी से मेरे भाई एक लफ्ज में उसका आंसर निकाल देते थे भाई, ठीक है। वही कह रहा है कि शिक्षक अत्यंत प्रतिष्ठित होते थे और वे वेतन के बजाय आदर व प्रसिद्धि के लिए अध्यापन करते थे। और दोस्तों वेतन मिले या ना मिले उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। टीचर्स कहते थे उस जमाने में कि मुझे वेतन मिले या ना मिले इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ सम्मान, निष्ठा, प्रतिभा, प्रसिद्ध और आदर के लिए मैं टीचर दे रहा हूं। नहीं अलग अलग नहीं, समझ गए भाई। आइए सर आप अगला पॉइंट में, अंतरराष्ट्रीय योगदान। अब चीन के लोग आते थे दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए, कोरिया के लोग आते थे, जापान, तिब्बत, श्रीलंका आदि देशों से भी छात्र शोधकर्ता यहाँ आते थे पढ़ाई करने के लिए। जैसे दोस्तों हमारा फाहियान, हर्षवर्धन, हैंसेंग, है ना, चीनी यात्री थे, ने नालंदा विश्वविद्यालय के गौरव का विस्तार वर्णन किया। आज जो हम लोग बोलते हैं ना कि हर्षवर्धन के काल में हैंसेंग किसके साथ बार में आया, तो हैंसेंग हमारा हर्षवर्धन के काल में आया था, है ना, तो हर्षवर्धन के काल में आया था। तो ये जो हैंसेंग है ना चीनी यात्री थे भाई, तो मेरे दोस्तों इन्होंने यहीं से पढ़ के गौरव हासिल किया अपने देश के लिए, समझ रहे भाई। आप लोग भी अपने स्कूल में जहाँ पे रीड कर रहे हैं, आप लोग भी दोस्तों अपने स्कूल का नाम रोशन कीजिए। ये मेरी दोस्तों दुआएं हैं, प्रार्थना है कि आप आगे और बढ़िए, हमारा सपोर्ट रहेगी आखिरी दम तक, जब तक हमारी जिंदगी बाकी रहेगी मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को हमेशा सपोर्ट करता रहूंगा, ठीक है। आगे देखिए, पुस्तकालय यानी दोस्तों अगर हम लाइब्रेरी की बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी में दोस्तों तरह तरह की पुस्तकें हुआ करती थी, ठीक है। पुस्तकालय, नालंदा का पुस्तकालय धर्मगज अपने समय के सबसे बड़े पुस्तक संग्रह में था। लाखों पांडुलिपियां, ग्रंथ और शोध पत्र यहाँ संरक्षित थे। यानी दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे अलग अलग विषय का अलग अलग पुस्तक और अलग अलग पुस्तक का अलग अलग राइटर का भी यहाँ पे पुस्तक बुक रखा गया था भाई। जो भाषा था, अब एक स्टूडेंट्स का प्रश्न है कि सर चीनी यात्री आए हमारे यहाँ पे नालंदा में तो कौन सा भाषा में पढ़ाया जाता था। तो यहाँ पे अगर आपको महाभारत पढ़ना है तो आपको संस्कृत भाषा में ही पढ़ना होगा, समझ रहे बात को।
बौद्ध ग्रंथ पढ़ना है तो बौद्धिक यानी प्राकृतिक पाली भाषा में ही आपको पढ़ना होगा। समझ रहे बात को? ठीक है। अब अगर हम गुरु शिष्य का संबंध की बात करें, टीचर्स और स्टूडेंट्स में नालंदा विश्वविद्यालय में कैसा दोस्तों वार्तालाप थी, कैसे बातचीत होते थे, कैसा संबंध था? तो गुरु विद्यार्थी को उसके बौद्धिक स्तर, जिज्ञासा, प्रणिता के आधार पर निर्देशित करते थे। कुलपति, जिसे आज हम लोग सीओ के नाम से जानते हैं भाई, ठीक है, कुलपति बोलते थे, जिसे हम लोग इस यूनिवर्सिटी का हेड मालिक मानते हैं भाई। तो कुलपति वाइस चांसलर के नेतृत्व में नालंदा का प्रशासन चलता था। यह था सर आपका नालंदा। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई नालंदा विश्वविद्यालय। कसम से कहता हूँ, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अगर आप बुक पढ़ लेंगे ना, तो आपको पैरों तले जमीन खिसक जाएगा और आप कहेंगे अरे बाप रे बाप, उस जमाने की तुलना में आज हमारा कुछ भी नहीं है हमारा विश्वविद्यालय। ठीक है, उस जमाने की तुलना में आज हमारा कुछ भी नहीं है विश्वविद्यालय। आइए, दोनों विश्वविद्यालय की प्राचीन शिक्षा प्रणाली में भूमिका की अगर हम बात करें, दोनों विश्वविद्यालय की प्राचीन शिक्षा प्रणाली में भूमिका। अब हम मेरे दोस्तों आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, नालंदा और तक्षशिला का कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ भाई। क्या? नालंदा और तक्षशिला का मैं आपको आप कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, सुनिएगा। व्यापक विषय क्षेत्र, दोनों विश्वविद्यालय ने धर्म, दर्शन, विज्ञान, आयुर्वेद, सांस्कृतिक, भाषा, कला, सैन्य विज्ञान, राजनीति आदि के क्षेत्र में शिक्षा, शोध और नवाचार से भारतीय ज्ञान परंपरा को संरक्षित व विकसित किया। नालंदा विश्वविद्यालय ने भी, तक्षशिला विश्वविद्यालय ने भी, दोनों विश्वविद्यालय ने दोस्तों हमारा राजनीतिक, विज्ञान, भाषा, कला, संस्कृति, या दोस्तों अगर हम बात करें आयुर्वेदिक, विज्ञान, दर्शन, या हम धर्म की बात करें, दोनों विश्वविद्यालय ने दोस्तों क्या दिए हैं भाई? एक हमारा भारतीय ज्ञान प्रणाली का एक शिक्षित विकास किया है भाई। ठीक है, शिक्षा का वैश्वीकरण कैसे हुआ? वैश्वीकरण का मतलब एक देश का दूसरे देश के साथ जुड़ा होना वैश्वीकरण कहलाता है। क्या लाडला? एक देश के साथ दूसरे देश का जुड़ा होना वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, तो वैश्वीकरण का शिक्षा वैश्वीकरण विदेशी छात्रों और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के कारण पुरातन भारत का शैक्षणिक प्रभाव एशिया और अन्य देशों तक विस्तृत हुआ। भारत ज्ञान का केंद्र बना। भारत मेरे दोस्तों क्या था भाई? ज्ञान का केंद्र था। भले ही मेरे दोस्तों भारत उस जमाने में औद्योगिक क्षेत्र में कमजोर थे, लेकिन ज्ञान प्रणाली के आज हम लोग जो भारत को बार बार बोलते हैं ना भाई विश्व गुरु, कारण जान लीजिए भाई, भारत के विश्व गुरु कहने का यही सब कारण है। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहाँ पे अलग अलग विद्यार्थी आते थे हमारे यहाँ पे। समझ रहे हैं? शोध, मौलिकता व संवाद, शिक्षा प्रणाली में मौलिकता, रचनात्मकता, संवाद परंपरा, विचार विमर्श की परंपरा प्रचलित थी। मतलब एक स्टूडेंट्स को अगर नॉलेज है तो वह दूसरे स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। आज हम लोग बताते हैं, आज हम क्लास 12 वाले बच्चों को कहते हैं कि प्यारे दोस्त आप अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी पढ़ ले। तो कहता है सर एक बात पूछे, मैं बोलिए ना भाई, आप पूछ रहे हैं बताइए। तो बताते हैं सर एक बात बताइए, कोई चाहता है कि हमसे ज्यादा मेरा दोस्त नंबर लाए? बाप रे बाप, तो कितना महारत हासिल कर बैठा है रे भाई। कोई चाहता है कि सर हमसे ज्यादा नंबर लाएं? नहीं ना, तो हम क्यों शेयर करेंगे? अगर शेयर कर दिए और वो पढ़ लिया, मेरे से ज्यादा नंबर लाए, मेरा नाम बदनाम हो जाएगा मेरा फ्रेंड सर्कुलर में। मेरे दोस्त ऐसा नहीं होता। आपके किस्मत, आपके तकदीर और आपकी नॉलेजेबल को कोई नहीं छीन सकता। इस बात की आदत आप शेयर करे या ना करे। ठीक है, आइए। तो शोध, मौलिकता व संवाद, शिक्षण प्रणाली में, शिक्षा प्रणाली में मौलिकता व रचनात्मकता, संवाद परंपरा, विचार विमर्श की परंपरा प्रचलित थी। गुरु शिष्य संबंध शिक्षा के केंद्र में रहा। प्रवेश और योग्यता पर जोर दिया। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, प्रवेश और योग्यता पर क्या दिया मेरे भाई? जोर दिया। ठीक है, सुनते रहिए मेरे भाई। ठीक है, ध्यान से देखिए भाई, जिंदा है ना आप लोग? मैं सो तो नहीं गया ना भाई? आगे देखिए, केवल मेधावी और जिज्ञासु छात्र का चयन होता था। मेधावी का मतलब होता है दोस्तों जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आता था, उन्हीं स्टूडेंट्स का नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन होता था। ठीक है, दूसरी बात, जो हमारे जिज्ञासा छात्र थे भाई, जो नॉलेजेबल होता था। ठीक है, जो नॉलेजेबल होता था भाई, जो बहुत सारे
क्षेत्र में महारत हासिल कर बैठा है, वैसा विद्यार्थी का एडमिशन होता था। ठीक है, छात्रों का चयन होता था जिससे शिक्षा की गुणवत्ता एवं स्तर उच्च रहते थे। व्यवहारिक ज्ञान की परीक्षा होती थी। कैसे दोस्तों आपका बिहेवियर है, इसका भी दोस्तों ज्ञान होते थे। ऐसा नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स देखेंगे कि ये बहुत नॉलेजेबल है, बिहेवियर का नाम पे कलंक है। बड़ों का आदर नहीं कर पाते भाई, छोटे को सम्मान नहीं, बड़े को सम्मान नहीं दे पाते भाई, छोटे को आदर नहीं कर पाते भाई, कहाँ क्या बोलना चाहिए वो बोल नहीं पाते हैं। ऐसा भी स्टूडेंट्स हम लोग देखे भाई। संस्कृति का अखंडता, दोनों संस्थाओं ने बौद्ध वैदिक सांस्कृतिक भाषा तर्क विज्ञान को एक मंच पर लाते हुए भारत की संस्कृति का अखंडता को बहुलता को विकसित किया है। ठीक है, दीर्घकालीन प्रभाव बाकी यही तो है। हजारों वर्षों तक इन विश्वविद्यालय ने भारतीय वैश्विक बौद्धिक नेतृत्व को मजबूत किया, जिससे समृद्ध वैज्ञानिक साहित्य और दार्शनिक परंपरा विकसित हुई। यह था सर हमारा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में दोस्तों, और तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में ज्ञान। ठीक है, स्टोरी जो मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया, स्टोरी पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। तक्षशिला व नालंदा विश्वविद्यालय केवल शिक्षण संस्था नहीं था, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया, ये कोई सिर्फ पढ़ा लिखाई का केंद्र नहीं था, बल्कि दोस्तों कैसे आप अपने आने वाले जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं ये भी सिखाया जाता था। बल्कि वे भारत की, याद रखिएगा, बल्कि दोस्तों वे भारत की सांस्कृतिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक चेतना के प्रतीक थे। उन्होंने न केवल भारतीय समाज को शिक्षित किया, बल्कि संपूर्ण एशिया को ज्ञान व संस्कृति का संदेश दिया। इन विश्वविद्यालय की परंपरा ने भारत को विश्व गुरु का गौरव प्रदान किया। आज बार बार कहते हैं मेरा विश्व गुरु देश है, भारत विश्व गुरु है। क्यों? नालंदा विश्वविद्यालय के देन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय के देन है। आज के बाद अगर कोई पूछे ना कि हमने देश को विश्व गुरु बना दिया, बट तेरे जैसा बहुत आया बहुत गए, बट विश्व गुरु बनाने वाला एकमात्र था नालंदा विश्वविद्यालय के फ्रेंड्स और टीचर्स, जिनको पैसा से नहीं शिक्षा से प्यार था, तो शिक्षा से नहीं जीवन को बेहतर बनाने से। समझ गए? तो इन विद्यार्थियों की परंपरा ने भारत को विश्व गुरु का गौरव प्रदान किया। आज जब भारत फिर से ज्ञान के पुनर्जागरण की दिशा में अग्रसर है, तो तक्षशिला और नालंदा विश्व शिक्षा दर्शन से प्रेरित लेना अत्यंत आवश्यक है। और आज भी कहता है दोस्तों कि अगर आप शिक्षा को हासिल करना चाहते हैं, आपको मेरे दोस्तों लेना होगा प्रेरणा, सलाह लेना होगा नालंदा